नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। इस वक्त का आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का ताज़ा अपडेट पहले दे दें। फिलहाल एलएसी पर दोनों तरफ से कोई फ्रेश बिल्डअप नहीं है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच मेजर जनरल लेवल की मीटिंग खत्म हो गई है। ये मीटिंग तकरीबन 2.5 घंटे चली है और बातचीत के दौरान यही कोशिश रही कि 6 जून को जो बात हुई थी, जो फैसले लिए गए थे, उन पर आगे अमल किया जाए और तनाव को कम किया जाए। एक और बड़ी खबर यह है कि भारत का कोई सैनिक लापता नहीं है, ना ही कोई सैनिक चीन की सेना के कब्जे में है। और तीसरी खबर यह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी का कुछ जवाब दिया है। आज सुबह राहुल गांधी ने एक सवाल उठाया था कि हमारे सैनिकों को एलएसी पर बिना हथियार के किसने और क्यों भेजा, और थोड़ी देर पहले विदेश मंत्री ने इसका जवाब राहुल गांधी को दिया है। एस जयशंकर ने राहुल गांधी के ट्वीट को कोट करते हुए जवाब लिखा कि सीमा पर हथियार हमारे जवानों के पास भी थे, लेकिन हमने भारत और चीन के बीच जो संधि है उसका पालन किया और हथियार नहीं चलाए। 1996 और 2005 के संधियों के प्रोटोकॉल के तहत दोनों पक्षों के सैनिकों को अपने हथियार कंधों पर रखने होते हैं और बंदूक का आगे का नाल वाला हिस्सा वो नीचे की दिशा में लटका होना चाहिए और मामले को या स्थिति को और आगे नहीं बढ़ाना है, इसलिए ये नहीं चलाई। एक अपडेट ये मिल रहा है कि जो आज जो चर्चा चली है, जो बातचीत हुई है दोनों देशों के सेनाओं की मेजर जनरल्स के बीच में, वो 6 घंटे के करीब चली। यानी आप समझ सकते हैं कि गहन वार्ता इस वक्त वहां पर हो रही है कि तनाव कम हो। बहुत सारे सवाल हैं हम सबके मन में और उनकी जानकारी वो लोग दे सकते हैं जो कि जमीनी हालात को समझ रहे हों। ऐसे 2 मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। नितिन गोखले जी जाने माने नेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं और स्ट्रैट न्यूज़ ग्लोबल और भारत शक्ति इन 2 पोर्टल्स के फाउंडर भी हैं, और मेजर जनरल बीके शर्मा, आप यूएसआई के डायरेक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत है गोखले साहब और जनरल साहब आप दोनों का। गोखले जी, मैं थोड़ी देर पहले आपने अभी जो लाइव ब्रॉडकास्ट किया था वो मैंने सुना भी था, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो जानकारी आपके माध्यम से जाए जो आप स्टार्ट न्यूज़ ग्लोबल के जरिए दे रहे थे। तो सबसे पहला सवाल तो आज जो ये विषय उठा है कि हथियार थे हमारी फोर्सेस के पास उस वक्त पर जब रात में वो संघर्ष हुआ है, लेकिन हमने चलाए नहीं, संधि का हवाला दिया जा रहा है। तो आप पहले ये बता सकते हैं कि क्या हालात थे कि हमने हथियारों का उपयोग नहीं किया? देखिए, जो जानकारी मुझे मिली है उसी के बदौलत मैं आपको ये जानकारी दूंगा, आपके दर्शकों को यहाँ पे। और बहुत से लोग ये शायद समझ नहीं पाएंगे कि किस हालात में ये जो मारपीट हुई है वो और किस जगह पे हुई है। इसलिए मैं थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूँगा कि एक तो 1996 और 2005 के 2 प्रोटोकॉल हैं जिसमें ये कहा गया कि आप हथियार तो ले जा सकते हो, हथियार आपको कंधे पे लेना है और हथियार नीचे की तरफ उसका निशाना होना, मतलब हथियार की जो बंदूक की जो नली होती है वो नीचे की तरफ होगी और किसी भी हालत में फायरिंग नहीं होगी। ये 2 प्रोटोकॉल 1996 और 2005 में तय किए गए थे। एलएसी पे जब भी कोई सेना दोनों तरफ से तैनात होती है या मिलती है तब बॉर्डर मैनेजमेंट के हिसाब से आर्टिकल 6 उस प्रोटोकॉल में है। अब उस रात की बात है, समझ लीजिए। पहली बात, अंधेरा था, अंधेरा होने जा रहा था, फिर अंधेरा हो गया। उस समय 400-500 स्क्वायर मीटर के दायरे में ये मारपीट शुरू हुई और उस समय जब मारपीट शुरू हुई तब जो लोगों की झड़प हुई, बचाव करो और दूसरे को मारो, ऑपोजिट साइड वाले को, वैसी शुरुआत उसमें हुई और अंधेरा हो गया। तब उस हालात में आपको ना पता चलता है कि आपका शत्रु है या आपका मित्र है, आपका बड़ी है, आपके साथ वाला है, ये पता नहीं चल रहा है। तब लोग हथियार, मतलब जो बंदूक है, उसको इस्तेमाल करने से हिचकिचाते हैं और उनको पता है कि उन्हें बताया गया है, बहुत बड़ी डिसिप्लिन सेना है भारत की और उनको मालूम है कि एलएसी पे अगर बंदूक चल गई एक बार तो उसका नतीजा बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए वैसे हुआ, ऐसे लोगों ने वहां से जिनको उसकी जानकारी है उन्होंने बताया हुआ है और मैं अपनी सेना पर पूरा विश्वास करता हूं क्योंकि उनकी जो डिसिप्लिन है मैं बहुत करीब से देख चुका हूं। पर जनरल शर्मा शायद आपको और बता पाएंगे, पर ये जानकारी मेरे पास है कि उस समय ये ऐसे हुआ था। ठीक है सर, आपने 2 बातें कही। एक तो जो खुद विदेश मंत्री ने कहा कि संधियां हैं इसलिए गोली नहीं चल सकती, आपने उसमें ये इंफॉर्मेशन ऐड करी है कि अंधेरा हो गया था, अगर फायर कर भी देते तो वो
अपने आदमी को भी गोली लग सकती थी, तो वहां हालात ही नहीं थे कि हम गोली चला सकते। ठीक है, ये तो बात हुई। अब एक सवाल का जवाब आप दोनों से मैं चाहता हूं, पहले जनरल साहब दे दें। सर, भारत की सेना के पूर्व एक आर्मी कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल एच एस पनाग, उन्होंने दरअसल ये सवाल उठाया था कि गोली क्यों नहीं चलाई, निहत्था क्यों भेज दिया सिपाहियों को, जिसको राहुल गांधी ने दरअसल सवाल के रूप में पेश किया और राहुल गांधी का जवाब विदेश मंत्री ने दिया है। अब उन्होंने, जनरल साहब ने, जनरल पनाग ने इसी आर्टिकल 6 का हवाला देते हुए जो भी गोखले साहब बता रहे थे, एक और ट्वीट किया और वे कह रहे हैं कि ये जो आर्टिकल है ये केवल बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए है, ना कि टैक्टिकल मिलिट्री सिचुएशन के बारे में हमें कुछ भी कहता है। और आखिरी बात तो यह है कि जब आपके सिपाहियों की, आपकी पोस्ट की, आपकी धरती की सुरक्षा की बात हो, वो खतरे में हो, तो फिर जो कमांडर है स्पॉट पर वो हर किस्म का हथियार इस्तेमाल कर सकता है, यहां तक कि आर्टिलरी भी इस्तेमाल कर सकता है। क्या कहेंगे आप जनरल साहब? देखें, आप जनरल पनाग तो खुद नॉर्दर्न आर्मी कमांडर रह चुके हैं और अब वो रिटायर्ड हैं, तो इस वक्त कोई किसी भी किस्म के कमेंट्स दे सकता है। लेकिन जो अभी तक प्रोटोकॉल बॉर्डर के ऊपर हमारे साथ था वो चाइनीज के साथ था, नो यूज ऑफ फोर्स, नो यूज ऑफ वेपन। और इंडियन आर्मी एज अ डिसिप्लिन फोर्स उसने उस प्रोटोकॉल का हर तरीके से उसके ऊपर वो चले और उस प्रोटोकॉल को उन्होंने इस्तेमाल किया। बाकी जो वहां जमीनी हालात थे और जिस किस्म का वहां अंधेरा था वो सब आपको मिस्टर गोखले बता चुके हैं। अब इससे हम कुछ लेसन्स ले सकते हैं और शायद आने वाले वक्त में जब भी हम बॉर्डर के ऊपर जाएंगे, क्योंकि चाइनीज को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, तो हम इससे एक लेसन लेके हमारी आगे की कार्रवाई जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ और एक अलग तरीके से होगी, ताकि इस तरीके की जो चाल है उसके अंदर हम ना आए। लेकिन अभी ये सीनियर ऑफिसर्स को इस किस्म के बयान देना और उसको एक पॉलिटिसाइज करना, मेरे ख्याल में ये एक अच्छी बात नहीं है। गोखले साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं, ये कॉपी है मेरे हाथ में उसी आर्टिकल 6 की, 1996 की संधि की, पूछ रहे हैं इसमें कहां लिखा है कि कोई अगर आप पर हमला करे तो गोली नहीं चला सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं लिखा है, पर जो नहीं लिखा है, तो पहली बात जनरल साहब ने जो खुद आर्मी कमांडर रह चुके हैं वो उसका जिक्र उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि बिल्कुल बिना हथियार उनको भेज दिया गया है और इसलिए वो मारे गए। उनको पता है कि लोग हथियार लेके जाते हैं, पर हथियार का इस्तेमाल करने से उन्हें मना किया गया है उस इससे। तो उन्होंने पहली गलती की और उस गलती को अब छिपाने के लिए अलग अलग तरीके की आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं। ये सीधी बात यह है कि जो जवान वहां है वो उस हालात में, किस हालात में थे, ना हमें पता है ना उनको पता है। तो हम यही कह रहे हैं कि जवानों ने जो अप्रोप्रिएट समझा, लोकल कमांडर्स ने जो अप्रोप्रिएट समझा वही किया और प्रोटोकॉल के मुताबिक वो चलते गए। अगर उनके ऊपर हमला हुआ है वो उन्होंने क्यों इस्तेमाल नहीं किया, वो बेचारे जो शहीद हुए हैं वही कह पाएंगे, पर अब तो शायद वो बोल भी नहीं पाएंगे। इसलिए इस पे अगर पॉलिटिक्स करनी है तो क्या जरूरत है हमें इस मामले में पढ़ने की? पॉलिटिक्स की कोई जरूरत नहीं है। जो हुआ उसके ऊपर लेके, जैसे जनरल शर्मा ने कहा कि आगे के दिनों में, आगे आने वाले वक्त में इसको क्या हम ट्वीक कर सकते हैं, क्या इसको हम सुधार सकते हैं, और फिर दूर दूर से बैठ के बात करेंगे, आसपास जाएंगे ही नहीं। शायद ये ऐसा नया प्रोटोकॉल हो जाए, किसी को पता नहीं। लेकिन इस वक्त की परिस्थिति में 15 जून की वारदात होने के बाद इस वक्त क्या वहां पर अभी भी हम उस संधि से बंधे हुए हैं? अभी भी संधि से बंधे हुए हैं। आज तो मीटिंग हुई है मेजर जनरल्स के बीच में, तब तो लोग गए होंगे हथियार लेके। अब मारपीट नहीं हुई तो हथियार भी यूज नहीं हुए। अब अगर होती तो शायद इस बार हथियार चल जाते, किसे पता। पर आज मीटिंग तो हुई है ना, 2.5 घंटे मीटिंग चली है। मैं आपसे आगे का अपडेट लूंगा सर, लेकिन क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भी हमारे साथ कई सीनियर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स थे, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के भी थे, आर्मी कमांडर्स भी थे, उनमें से कुछ ने यह सवाल उठाया जनरल शर्मा कि ठीक है संधि है आपकी, लेकिन जब आपका कमांडिंग ऑफिसर को मारा उसके बाद तो जो 2IC होंगे या और जो जूनियर लेवल के अफसर होंगे वो तो डिसीजन ले सकते थे गोली चलाने का। यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं, ये सवाल आपकी फ्रेटर्निटी में से उठ रहे हैं। देखें, टीवी रूम के अंदर आके कोई भी डिस्कशन किसी तरीके से की जा सकती है। मैं खुद तकरीबन 2 साल तक इस किस्म के माहौल में चाइनीज के साथ इन्वॉल्व रहा हूं। नॉर्थ सिक्किम के अंदर बंकर एरिया, जो प्लेटो का एरिया, फिंगर एरिया है। अगर चाइनीज ने हमें धोखा दिया कि जिस जगह पे उनको टेंट नहीं लगाना था पॉइंट 14 पे,
और अगर वहां उन्होंने उसका उल्लंघन किया और हमारा पेट्रोल वहां उसको कंफर्म करने के लिए गया और वो एक प्री प्लान तरीके से पहले ही बैटन लेके और पत्थर लेके वहां बैठे हुए थे, तो हम सरप्राइज हुए। हमें इस चीज की सराहना करनी चाहिए कि ऐसे हालात के अंदर भी हमारे लोगों ने डटकर मुकाबला किया, पूरी रात डटकर मुकाबला किया। वहां पे रात को उसी यूनिट की रीइंफोर्समेंट आई और हर लिहाज से भी अगर किसी तरीके से आप उसका असेसमेंट लें तो तकरीबन चाइनीज की 43 से लेके 50 तक कैजुअल्टीज हुई हैं। मैं पूरा चाइनीज मीडिया को मॉनिटर कर रहा हूं, चाइनीज मीडिया खुद इस चीज का प्रूफ दे रहा कि हाँ हमारी कैजुअल्टीज हुई हैं, लेकिन हम उन कैजुअल्टीज को डिक्लेयर नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारी पॉलिसी नहीं है। अगर रात के अंधेरे में सरप्राइज होने के बावजूद भी हमारे लोगों ने दिलो जान से वहां पे अपनी जान की बाजी लगा के लड़ा और चाइनीज का अपने से ज्यादा नुकसान किया, तो क्या इस वक्त ये टाइम है कि हम इन चीजों पे सवालिया निशान उठाएं या अपने जवानों को सल्यूट करें, उनकी बहादुरी की सराहना करें? ये सोचने की बात है, ना कि वो छोटी मोटी चीजों को लेके। हाँ, आगे जब भी हम पेट्रोलिंग के ऊपर या कोई भी हमारा इंटरेक्शन चाइनीज के साथ चलता है, उधर एक बिल्कुल टेक्निकल तरीके से हमें जाना चाहिए, जो बात करने वाले लोग हैं वो बिना हथियार के हों, लेकिन उनके बैकअप जो टीम्स हैं वो पूरी आर्म टीम्स होनी चाहिए। उस तरीके से कार्रवाई आगे की करें ताकि ऐसी कार्रवाई में हम आगे इन्वॉल्व ना हो। मुझे लगता है आपने और गोखले जी ने मिलकर इस सवाल पर पूर्ण विराम लगा दिया है और आगे इस विषय पर कोई बयानबाजी ना हो तो बेहतर है। बता दिया गया है कि वहां पर क्या परिस्थिति थी, गोली क्यों नहीं चली, गोली चलती तो क्या परिणाम होता और गोली चलाए बगैर हमने उनको कितना करारा जवाब दिया और अपने से ज्यादा नुकसान हमने उनको दिया है। तो चलिए इस सवाल पर हम पूर्ण विराम लगाते हैं। अब आगे की बात करें, गोखले साहब इस वक्त वहां पर क्या हालत है जरा आप ये बता दें, और कितने फ्रंट पर अभी आमने सामने हैं हम लोग? देखिए, जो जानकारी मुझे मिली है, जो मैंने अभी 5 बजे उसकी जानकारी मेरे चैनल पे दी थी, उसके मुताबिक, उस जानकारी के मुताबिक मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज मीटिंग हुई। मीटिंग में ये बातचीत हुई कि आगे कैसे बढ़ा जाए। जो 6 जून को जो डिस्कशन हुआ था, जो निर्णय हुआ था, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इस पे बातचीत हुई है। टेंशन कैसे रिड्यूस किया जाए। टेंशन तो जरूर है, अब लोग मरे हैं वहाँ पे, उनका सीओ शहीद हुआ है, तो वहाँ टेंशन तो जरूर है, पर यही आर्मी की खासियत है। आपको मैं ये बता दूं, कारगिल में मैंने देखा है, मैंने और कई जगहों पर नॉर्थ ईस्ट में और जम्मू कश्मीर में देखा है कि इन हालातों में भी लोग फिर अपना काम करना शुरू कर देते हैं और इसी को डिसिप्लिन आर्मी की इसीलिए सराहना करनी चाहिए। तो अभी हालात ये है कि 1-1 किलोमीटर दूर वो लोग बैठे हैं अपने जगह पे, अपने एरिया में, भारत की सीमा में भारत के सैनिक बैठे हैं, उनके सीमा में उनके सैनिक बैठे हैं, और जो जून के महीने में या मई के महीने में जितने लोग आए थे उनके तरफ से, उतने ही लोग अभी वहाँ उनके रेयर एरियाज में, उनके डेप्थ में हैं। हमारे उतने ही लोग हैं, आमना सामना बिल्कुल, मतलब फेस ऑफ बिल्कुल नहीं है, दूरी पर हैं। और अब ये मतलब बातचीत की जा रही है कि इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, डिसएंगेजमेंट कैसे हो पहले, और उसके बाद फिर वो कंप्लीट डी एस्केलेशन कैसे हो। ये 3 स्टेप्स अभी उनके पास करने बाकी हैं। कब होंगे इसकी जानकारी अभी मेरे पास नहीं है। नहीं, आपने कहा 1 किलोमीटर की दूरी है दोनों सेनाओं में हर जगह पर। अब ये मतलब ये अंदाजा है, अभी कोई आपको एग्जैक्ट बता नहीं पाएगा, और माउंटेन्स में ये कभी आप तय नहीं कर पाएंगे कि वो क्या है, किस तरह से हो रहा है। नहीं, कितनी जगह पर हो रहा है सर ये गलवान के अलावा, और ये स्थिति कहां पर है? गलवान में, हॉट स्प्रिंग्स में, PP-14 में, जैसे आपने कहा, वो तीनों चारों चीजें ऐसे ही हो रही है। जी ठीक है। तो अब जितनी जानकारी है, डिसएंगेजमेंट हुई है, जो पहले शुरुआत हो गई थी, फिर एक ही जगह पे PP-14 पे अपना एक टेंट लगाना चाह रहे थे, उसके कारण झगड़ा हुआ शुरू, और ये सब आगे बढ़ता गया। ठीक है। जनरल शर्मा, अभी पीछे कुछ तस्वीरें आई, सैटेलाइट इमेजेस आई, उसमें देख करके ये बताया गया कि चाइनीज लोग जो थे वो एक बहुत बड़ा बिल्डअप लेकर के आए थे। वो थे LAC के अपनी ओर ही थे, लेकिन उनका जमावड़ा बहुत ज्यादा था, जिसको देखकर कुछ लोगों ने ये असेस किया कि ये तो हमला करने आए थे। आपका क्या असेसमेंट है? ये सारी बात पोस्टरिंग की है।
ये उनकी अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेज उस एरिया में चलती रहती हैं, और ये जो इलाका है, ये जो जिंजियांग प्रोविंस का सदर्न डिस्ट्रिक्ट है उसका एक हिस्सा है, और उसमें वो लोग ये जो जितना भी डिसीजन इन्होंने इंडिया के खिलाफ LAC के ऊपर करना था, ये पूरा सेंट्रल मिलिट्री कमीशन जिनके जो कमांडर इन चीफ शी जिनपिंग है उस लेवल पे ही हुआ है। और इसमें कोई शक नहीं कि वो एक प्रॉपर बिल्डअप के तरीके से और प्रॉपर प्लानिंग करके आए थे, और उन्होंने जो भी इलाके लिए, गलवान वैली का जो इलाका है या फिंगर 8 से लेकर फिंगर 3 के इलाके में, फिंगर 2 के इलाके में आए, ये एक सोची समझी चाल और उसकी प्रिपरेशन की वजह से। इसका ये मतलब नहीं कि हमारे ट्रुप्स वहां पे नहीं थे, लेकिन वो एरिया इतना वास्ट है, इतना बड़ा है कि कोई भी आदमी कहीं से कहीं अंदर आ सकता है। माउंटेन में तो ये पॉसिबल नहीं है हर जगह पे, लेकिन इंडियन आर्मी की सराहना इस चीज में करनी चाहिए कि उन्होंने इतने छोटे से टाइम पे अपना बिल्डअप किया, और इस वक्त हमारी एक मिरर जो डिप्लॉयमेंट है वो वहां पे है। अगर उनका एक डिवीजन है तो इस वक्त हमारी फौज भी वहां एक डिवीजन से ज्यादा है, और फौज भी बिल्डअप कर रही है। तो अगर चाइनीज वहां पे इस चीज को आगे एस्केलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए इंडियन आर्मी पूरी तैयार है। और फिर एक स्टेज ऐसी भी आएगी जब जो भी रिस्ट्रेन हमने अपने ऊपर रखा वो नहीं रखेंगे, और उनको हम करारा जवाब देंगे जो उन्होंने हमारे साथ किया है। लेकिन जो मौजूदा इस वक्त जो इंफॉर्मेशन आ रही है, अभी कोई फर्दर बिल्डअप नहीं हो रहा, और जो सिचुएशन है वो वैसे की वैसी है। लेकिन इस सिचुएशन में भी वो इलाके जिनके ऊपर हम पेट्रोलिंग कर रहे थे, जैसे फिंगर्स का इलाका है, वहां पे उनकी इंट्रूजन है, और गलवान वैली में भी अभी उनकी इंट्रूजन है, लेकिन सामने जो ट्रुप्स एक दूसरे के थे उनमें कुछ फासला किया गया है। तो इंडियन आर्मी का इस वक्त भी ये टास्क है कि उनको किसी तरीके से, अगर वो बातचीत से नहीं मानते तो हमें दूसरी ऑप्शन इस्तेमाल करनी है, ताकि हम LAC की वही पोजीशन लें जो अप्रैल 2022 से पहले थी। सर ठीक है। गोखले साहब, मैं आपसे एक और सवाल पूछने जा रहा हूं कि इसको लेकर भी अब एक कंफ्यूजन सी क्रिएट हो गई, खासतौर पर सोशल मीडिया इसमें बहुत बड़ा योगदान दे देता है, लेकिन आजकल क्योंकि इस बात को लेकर के लोग बहुत उद्वेलित हैं, अंदर से बहुत परेशान है कि चीनियों ने किस किस्म का हथियार हमारे फौजियों के ऊपर इस्तेमाल किया है। तो आपने देखी होगी, एक तस्वीर डाली है, एक और सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, उन्होंने इसमें दिख रहा है कि वो लकड़ी के डंडे हैं बांधे हुए हैं, और उनमें कीलें ठुकी हुई हैं, कि वो कीलें ठुकी हुई थी और उनसे उन्होंने हमला किया। उसके बाद हमारे सोर्सेज ने कहा कि वो तस्वीर सही नहीं है। क्या पता चला किस किस्म का हथियार था जो वो लोग इस्तेमाल कर रहे थे? नहीं, ये जो तस्वीर थी उसके बारे में मुझे भी लोगों ने कहा है कि ये सही नहीं है। ये इंडियन आर्मी ने कोई रिकवर नहीं की है चाइनीज से, तो ये इस्तेमाल हुई है या नहीं हुई है किसी को नहीं पता, कोई कंफर्म नहीं कर पा रहा है, इसलिए मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। पर ये बात भी सही है कि उन्होंने मतलब 5 और 6 मई को और अभी 15 जून को ऐसे हथियार इस्तेमाल किए थे जो गैंग वॉर में माफिया के लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई डंडा हो जिसके ऊपर कीलें लगी हो, या फिर ऐसा सुना है, मैंने देखा कुछ भी नहीं है उसमें, सुना है कि वो ये इस्तेमाल किए थे। कोई स्टड्स लगाए हुए थे, कोई रॉड्स थे, आयरन रॉड्स लेके आए थे, जो हम, या साइकिल की चेन जो होती है उस तरह के चेन्स लेके आए थे, ऐसे सुनने में आया है। और ये कोई प्रोफेशनल आर्मी ऐसी चीजें नहीं करती है, इसको इस्तेमाल नहीं करती है। आज के जमाने में 21वीं सदी में अगर कोई आर्मी करती है तो वो एक माफिया ही हो सकता है, और ये चाइनीज आर्मी जो है वो माफिया है और कुछ नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। सर, मैं आपसे अब एक बहुत ही बेसिक सवाल पूछ रहा हूं, हो सकता है आपको लगे कि इतनी राम कहानी सुनाने के बाद आप पूछ रहे हैं कि राम जी कौन थे, लेकिन चूंकि इस सवाल का लोग बिल्कुल सीधा जवाब जानना चाहते हैं, क्या चीनी हमारी जमीन के ऊपर हैं? नहीं है। एक शब्द में कहूंगा, 2 शब्दों में कहूंगा कि नहीं है। एक अब उसमें आपको फिर और एलैबोरेट करना पड़ेगा। जब मैं कहता हूं कि हमारी जमीन पे नहीं है, मैं अभी गलवान की बात कर रहा हूं। फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में जो इलाका हम अपना समझते हैं, उस पे वो आके बैठे हैं और उसके ऊपर बातचीत चल रही है। जो मैंने बहुत दिनों से, 3 सप्ताह से मैं कह रहा हूं कि उस सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए अब फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में जो चीनी बैठे हैं उनको वापस भेजने वाली है, और बातचीत का सबसे ज्यादा फोकस उसी चीज पे है। गलवान में, हॉट स्प्रिंग्स में चीनी भारतीय जमीन पे नहीं बैठे हैं, और इसीलिए जब वो जमीन पे आने की उन्होंने कोशिश की 14 और 15 तारीख को टेंट लगाने की कोशिश की भारतीय जमीन पे, तब जाके ये
झड़प हुई है वहां पे, और जहां पे इतना बड़ा नुकसान हुआ है, तो दुखद घटना है। हमारे लोग एक्शन में मारे गए हैं और उनके भी मारे गए हैं, पर ये उसी के कारण हुआ है कि उनको वहां नहीं आने देने के कारण ये झड़प हुई है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उस इलाके में भारतीय जमीन पे चीनी सैनिक नहीं बैठे हुए। ठीक है सर, एक और सर दूसरा बुनियादी सवाल है लोगों के मन में, मैं जनरल साहब आपसे पूछूंगा, उसे एक अपडेट के साथ मैं अपना सवाल जोड़ रहा हूं। अभी एक खबर आई है कि चाइना के साथ जो हमारे अभी हालात हैं उसके बीच में इंडियन एयरफोर्स ने एक प्रपोजल आगे बढ़ाया है कि हम 33 रशियन फाइटर एयरक्राफ्ट अक्वायर करें। हम जानते हैं हमारी सेना इस वक्त पूरी तरह अलर्ट पर है, तो वो सवाल ये था कि क्या चीन से वाकई युद्ध की स्थिति है? देखिए, वहां की क्या मतलब है, अगर इस किस्म के एनकाउंटर वहां पे हो रहे हैं और चाइनीज अगर वापस उस जगह से नहीं जाते और वो अगर अपने तरीके से वहां पे एस्केलेट करना चाहते हैं, तो इंडियन मिलिट्री को हर तरीके से तैयार होना चाहिए। इस वक्त सब लोग जानते हैं कि हमारे जो एयरफोर्स की जो तादाद है स्क्वाड्रंस की, 32 स्क्वाड्रंस है, और ये स्थिति आनी नहीं चाहिए थी लेकिन ये आई हुई है। तो ऐसे ही टाइम्स में हमें जो है एक्सपर्ट, जिसको सर्च कैपेबिलिटी बोलते हैं, वो पैदा करना है। और जो भी हमारी खामियां हैं हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में, खासकर एयरफोर्स नेवी के बीच में, उनको पूरा करना है। और ये एक अच्छा स्टेप मेरे हिसाब से है कि अगर हम रशिया से इमरजेंसी में इस किस्म के एयरक्राफ्ट इस वक्त लें और अपना जो एयरफोर्स का प्रोफाइल है वो उसको तेज करें, क्योंकि इस लड़ाई के अंदर एयरफोर्स का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि वो डीप जो टारगेटिंग कर सकते हैं, जो भी चाइनीज का बिल्डअप है अगर उसको तहस नहस करना है, उसको डिस्ट्रॉय करना है, तो उसमें एयरफोर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इस लड़ाई में अदा करेगा। और मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है। गोखले साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? अब अगर लोगों को ये आश्वस्त करना हो या बताना हो कि भारत की मिलिट्री कैपेबिलिटी इस वक्त क्या है? बिल्कुल, भारतीय जो सेना है, भारतीय वायुसेना हो, थल सेना हो, नौसेना हो, वो बिल्कुल काबिल है। चीन की जो भी चुनौती सामने आएगी, ये 2020 1962 नहीं है। और ये सबने जान लेना चाहिए कि 1962 में भी हमारे सैनिक बहुत अच्छी तरह से लड़े थे, बहुत बहादुरी से लड़े थे, पर तब तैयारी नहीं थी। वो अब भारत नहीं रहा, अब तैयारी हमारी पूरी है। और देखिए, चीन को अगर ये युद्ध शुरू करना है तो समाप्त करने के लिए उसको पूरी तरह से भारत को हराना पड़ेगा, और ये संभव नहीं है। तो कोई भी स्टेलमेट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो अगर होता है तो वो भी चीन की हार है, और वो उसको पता है। इसलिए वो पूरी युद्ध करने के लिए, पूरा युद्ध, बड़ा युद्ध करने के लिए कभी प्लानिंग नहीं करता है। वो सिर्फ हमेशा ये छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी हरकतें करते रहता है एलएसी पे पिछले कई सालों से, यही कर रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ मैं लोगों को इसके बारे में कोई शंका नहीं होनी चाहिए, कोई आशंका नहीं होनी चाहिए कि भारत की सेना कमजोर है चीन के सामने। गोखले साहब, जनरल शर्मा, अभी आप लोगों से बात करते हुए हमको 20 से 1 मिनट हुए हैं और बहुत जबरदस्त रिएक्शन व्यूअर्स का हमें हम लोग बात कर रहे हैं इस वक्त नितिन गोखले जी से और मेजर जनरल बीके शर्मा साहब से। और आज आप दोनों ने मिलकर बहुत सारी सवालों के जवाब दे दिए। तस्वीर काफी हद तक आपने साफ कर दी है कि वहां पर हो क्या रहा है लद्दाख के अंदर। एक सवाल एक व्यूअर ने पूछा है गोखले साहब आपके लिए कि अभी आपने ये कहा इसी प्रोग्राम में कि 2 शब्द में बिल्कुल नहीं, चीनी हमारी जमीन के ऊपर नहीं है, तो ये पूछ रहे तो फिर झगड़ा क्यों हो रहा है? झगड़ा इसलिए हो रहा है कि वो आए थे और हमने उन्हें रोका और दोनों तरफ फिर बिल्डअप हुआ। तो झगड़ा ये है कि जैसे फिंगर एरिया में अभी भी वो बैठे हुए हैं, उसके ऊपर झगड़ा है। और दूसरी बात ये है कि उनका इंटेंशन क्या है। अगर इतने आप 800, 1000, 2000 के तादाद में आप उस जगह पे सैनिकों को लाते हो, उनको तैनात करते हो, तो आपका इंटेंशन क्या, आपका उद्देश्य क्या है आगे जाके, इसके ऊपर बातचीत चल रही है। इसके ऊपर डिसएंगेजमेंट और जो डीएस्केलेशन की बात है उसी के ऊपर चल रही है, गलवान और हॉट स्प्रिंग के एरिया में। और फिंगर में जैसे मैंने कहा कि वो ऐसे इलाके में आके बैठे हैं जहां दोनों तरफ से पेट्रोलिंग होती थी, फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में, वहां वो आके बैठे हैं। अब हम फिंगर 8 तक जा नहीं पा रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि आपको वापस जाना पड़ेगा। मई 5 और 6 मई के पहले जहां पोजीशन थी वहां जाना पड़ेगा, इसलिए बातचीत हो रही है। उसमें क्या शंका है? इसमें कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, अभी आपने कहा कि उसकी चीन की इंटेंशन क्या है ये हमको समझना है। अभी मैं उनका जो माउथपीस है वहां का ग्लोबल टाइम्स,
वो वहाँ का आप कह सकते हैं कि रूमर स्प्रेडर है सबसे बड़ा। अब उन्होंने एक बात लिखी है आज ही ग्लोबल टाइम्स में, जनरल शर्मा, कि चाइनीज पीएलए रिसेंटली कंडक्टेड इंटेंसिव ड्रिल्स in multiple dimensions including high altitude tank drills in Tibet, large scale long distance maneuver and night time parachuting following clashes between China and India। वो ये सब कर रहे हैं अपनी ओर। अभी क्या बताता है हमें उनके इरादों के बारे में? ये कोई नई बात नहीं है कि चाइनीज इस किस्म के वहां पे ट्रेनिंग करते हैं। टिबेट के अंदर वो हर साल ट्रेनिंग करता है, उनका एक शेड्यूल होता है, उस ट्रेनिंग उसके हिसाब से चलती है। हमारी भी ट्रेनिंग उसी तरीके से चलती रहती, बल्कि हमारी ट्रेनिंग और ज्यादा इंटेंस रहती है। हम उसका जो है ढंडोरा नहीं पीटते चाइनीज की तरह, हम चुपचाप अपना काम करते हैं, लेकिन हमारी ट्रेनिंग भी चलती है, हमारी ट्रुप्स पूरे एक्लिमेटाइज है। हमारा इस वक्त चाइनीज मीडिया ने खुद ये तस्लीम किया है, उन्होंने एग्री किया है कि इंडिया की दुनिया में सबसे बेहतरीन जो फौज माउंटेन वॉरफेयर के अंदर है वो इंडिया की फौज है, और इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि हम लोग जो है हमेशा फ्रंट पे डिप्लॉय रहते हैं, और फ्रंट पे रहते हैं, उनकी सिर्फ बॉर्डर डिफेंस रेजिमेंट जो है वो फ्रंट पे रहती है। बाकी जो उनकी फोर्सेस है वो या तो लंजो में बैठी हुई या चेंगडो में मिलिट्री में बैठी हुई, जो तकरीबन 2-3 हजार की ऊंचाई पे हैं। तो एज फार एज हमारी जो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है और हाई एल्टीट्यूड में लड़ने की क्षमता है वो चाइनीज से कई गुना ज्यादा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्यों, मैं खुद इंस्ट्रक्टर रह चुका हूं एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में, और पूरी मैंने 4 टेन्योर्स किए, एक माउंटेन डिवीजन कमांड किया, और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि माउंटेन वॉरफेयर की लड़ाई में चाइनीज कभी भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। और ये जो एक्सरसाइजेज वो कर रहे हैं ये प्रोपेगेंडा भी है, और वो एक रोजमर्रा का काम है, वो एक्सरसाइजेज चलती रहती हैं। इससे हमें इतना ज्यादा परेशान होने का, इसका नोटिस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। ओगले सर, आपके लिए एक और सवाल आया है, अभी व्यूअर ने पूछा है हमसे कि अभी आपने कहा कि वो आए थे गलवान में, इसीलिए वहां झड़प हुई क्योंकि हमने उनको रोका और उनको वापस भगाया। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त लद्दाख में जहां जहां भी हमारा उनके साथ आमना सामना है, भारत का सैनिक और चीन का सैनिक कहीं भी आंखों में आंखें डालकर बिल्कुल आमने सामने नहीं है? यार मैं ये कैसे कह पाऊंगा सौरभ, आप ही बताइए। मैं बैठा हूं दिल्ली में और आमने सामने, आप आमने सामने किसको कहते हैं? आमने सामने ये है कि अगर आप बिल्कुल आईबॉल टू आईबॉल ऐसे सामने खड़े हैं 10 फीट की दूरी पर, तब उसको आमने सामने कहेंगे। अब जो जानकारी हमें है, जो सैटेलाइट पिक्चर्स आते हैं, लोग सैटेलाइट पिक्चर्स खरीद के वो उसको पब्लिश कर रहे हैं, उसमें भी दिखा रहे हैं कि ये 1-1, 1.5 किलोमीटर दूरी पर है अपने अपने इलाकों में, और फिंगर एरिया में वो वहां बैठे हैं, हम भी उनकी दूरी पर बैठे हैं 200-300 मीटर की दूरी पे। तो ये कहना भी गलत है कि वो आमने सामने नहीं है, और ये कहना भी गलत है कि वो आमने सामने है। जो अलग अलग तरीके से वहां पे डिप्लॉयमेंट है, उसका डिटेल ना मुझे पता है पूरी तरह से, ना किसी और को पता है जो दिल्ली में यहाँ बैठे हैं। मैं इतना ये कह रहा हूँ कि जो झड़प हुई थी, पहले हुई थी 10 मई को एक गलवान में पेट्रोल पॉइंट 14 पे आमना सामना हुआ था, बिल्कुल 1-1, 2-2 फीट की दूरी पे लोग खड़े थे, वो खत्म हो गई थी। और उसके बाद 15 तारीख को फिर से हुई, 15 जून को, और फिंगर एरिया में भी एक आपने वीडियो देखा होगा जहां पे मारपीट हुई थी, हमारे कुछ लोगों को पीटा गया था, उनके कुछ लोगों को पीटा गया था। एक वीडियो आया था, उनका एक सैनिक जमीन पे लेटा हुआ है, या कमांडिंग ऑफिसर, हमारा कमांडिंग ऑफिसर उसको प्रोटेक्ट कर रहा है कि हमारे सैनिक उसको नहीं मारे। तो हमारी जो ऑपरेट करने की जो एक आदत है, वो एक बहुत ही ह्यूमेन, जो मानवीय अधिकारों को रक्षा करते हुए ऑपरेट करने की आदत भारतीय सेना की है। ऐसे समय में जब चीन नियमों को तोड़ता है, तब जाके ऐसी घटना होती है जो 15 जून को हुई थी। इसके आगे भारतीय सेना क्या करेगी ये हम देखेंगे आगे जाके, पर अभी तक ये जो जानकारी है ये मैंने आपसे शेयर की है, और यही इतना ही मैं कह सकता हूँ, इसके आगे मेरे पास जानकारी नहीं है। ठीक है सर। एक सवाल सर ये आया है जनरल शर्मा कि पाकिस्तान इन हालात से बहुत खुश है जो भारत और चीन के बीच बने हुए हैं, और वहां के टीवी पर चर्चा ये चल रही है कि ये सही मौका है कि कश्मीर में आग लगाओ, पाकिस्तान की फौज और चीन मिलकर भारत को दबाएं और कश्मीर को आजाद करें। तो क्या पाकिस्तान इस झगड़े में अपना हाथ डाल सकता है? हाँ, इस झगड़े में जिस किस्म के हालात इस वक्त हैं, वो पाकिस्तान कभी जुर्रत भी नहीं कर सकता कि वो इंडिया की तरफ ऐसी कोई आंख उठाए।
ये सिर्फ उनका एक प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है और वो ये करते रहते हैं। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद कश्मीर में जिस तरीके से पहले की अपराइजिंग या मूवमेंट होती थी वो अभी कभी नहीं हो सकती। एक दूसरा, एलसी के ऊपर हमारी जो पोजीशन है वो इतनी स्ट्रांग है पाकिस्तान के खिलाफ कि अगर उन्होंने जुर्रत भी की एलसी के ऊपर कुछ करने की तो उसका बहुत ज्यादा खमियाजा जो है, बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा। और वो पाकिस्तान इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। हाँ, टीवी वगैरह में ऐसे कुछ बयानबाजी करके वो इस किस्म की बातें कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल तरीके से इस स्टेज में, इन हालात में पाकिस्तान ऐसी कभी भी गलती भी नहीं करेगा और ना हिम्मत करेगा। जी ठीक है। एक सवाल मुझे ट्विटर पर अभी भेजा है आशीष ने आपके लिए, गोखले साहब, क्या आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि चीन ने ये मौका क्यों चुना, इस वक्त क्यों किया है उसने ये? देखिए, इसके कई कारण हैं, कई ये अंदेशा है, ये असेसमेंट है, ये स्पेकुलेशन है, पर मुझे जो लगता है वो मैं आपको कह सकता हूँ। दो तीन चीजें हैं इसमें। एक तो चीन दिखाना चाहता है कि कोविड-19 के बाद, जिसको मैं चाइनीज वायरस कहता हूँ, उसके बाद पूरी दुनिया में उसके खिलाफ बहुत लोगों में गुस्सा है और काफी नेगेटिव फीलिंग चीन की तरफ है। तो ऐसे में चीन दिखाना चाहता है कि वो अभी भी उतना ही ताकतवर है आर्थिक परिस्थिति में और मिलिट्रीली। और ये दिखाने के लिए सिर्फ भारत के खिलाफ नहीं, आप जापान से लेकर भूटान तक वो कहीं ना कहीं ऐसे घुसपैठ कर रहा है, कहीं ना कहीं एग्रेसिव बिहेवियर दिखा रहा है। उनकी जो जहाज हैं, ये फिशरमैन वालों के, जो वियतनाम में, फिलीपींस में, इनको डुबा रहा है। तो ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, भारत की सीमा, भूटान की सीमा, सब जगह कहीं ना कहीं खुराफात कर रहा है चीन। वो दिखाना चाहता है कि हम अभी भी स्ट्रांग है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा है कोविड-19 के कारण। एक वो हो गया। दूसरा, हर साल एलएसी पे इन महीनों के दौरान कहीं ना कहीं भारत और चीन के सैनिकों की झड़प होती है, आमना सामना होता है, फेस ऑफ होता है। इस बार उन्होंने कहा कि भारत को एक संदेश दिया जाए कि आप अगर अमेरिका की तरफ जा रहे हो, क्वाड को ताकतवर बना रहे हो, तो आप मत जाइए, क्योंकि हम आपको तंग कर सकते हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ये दिखाने के लिए वो पहली बार गलवान में 1962 के बाद अपनी तैनाती वहां करने के लिए आए हैं। तो ये दो तीन चीजें उसमें हैं। अब कौन सा कारण सबसे बड़ा है ये मैं नहीं कह सकता, पर ये दो तीन कारण तो जरूर है। नितिन गोखले जी, मेजर जनरल बीके शर्मा साहब, आप लोगों से बात करके आज हमें भी काफी कुछ क्लैरिटी मिली है और दर्शकों को जरूर समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है आखिर लद्दाख के अंदर और आगे परिस्थिति कहां जा सकती है। और सबसे बड़ी बात, भरोसा बढ़ा होगा लोगों का कि कोई भी परिस्थिति हो उसको भारत की सेना हैंडल कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, गोखले जी, शर्मा जी। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हम सीधे आपको लेकर चलेंगे लद्दाख में इस वक्त एक्चुअल पोजीशन क्या है। हमारे संवाददाता अमित पालित की एक डायरेक्ट